बेटा वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल होंगे। लेकिन इन जनरल जब कोई बच्चा इसको सॉल्व करता है तो इन दोनों मेथड को आपस में मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट, उसका आंसर गलत आता है और वो इन दोनों ही मेथड को समझ नहीं पाता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते करते पार्ट थर्ड पे पहुँचेंगे तो हम दोनों मेथड को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इन दोनों मेथड को मिक्सअप होने से कैसे, है ना, बचाया जा सकता है। राइट। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है ए स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड इज फर्स्ट टेकन असाइड so that the thread forms the right angle with the vertical and then released। ठीक, तो पहले हमारे पास एक स्फीयर है छोटा सा जिसका मास है m, इसको हमने यहाँ से सस्पेंड कर दिया है। उसके बाद इस स्फीयर को हम एक साइड इधर ले गए और इतना ले गए कि थ्रेड अब वर्टिकल से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका मतलब है कि थ्रेड जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गया और इसके बाद हमने इसको छोड़ दिया। ठीक, अब हमको क्या क्या निकालना है? हमको निकालना है द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर एंड थ्रेड टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। और थीटा क्या है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ थ्रेड फ्रॉम द वर्टिकल। तो पहले हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर आएंगे सेकेंड पार्ट पे और उसके बाद आएंगे फाइनली थर्ड पार्ट पे। तो यहाँ से देखो, पहले समझो इसको। अगर तुमने इसको छोड़ दिया तो ऑब्वियसली ये एक सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा और इस सर्कल का सेंटर जो होगा यही है ना, यही पिवट हो गया जहाँ से ये अटैच्ड है। अब हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि जैसे ही मेरा ये बॉल कुछ इस पोजीशन पे आता है, सपोज करो इस पोजीशन पर, और इस पोजीशन पे थ्रेड जो है वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है, तो इस पर टोटल एक्सेलरेशन निकालना है आपको। टोटल एक्सेलरेशन निकालना है और इस थ्रेड में जो टेंशन लगेगा वो टेंशन निकालना है। ये दोनों कितने हुए? अब देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक सिंपल सा आइडिया समझ लो। इन जनरल जब हमें किसी पार्टिकल का पाथ पता होता है और उसके मोशन को स्टडी करना होता है तो हम क्या करते हैं कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है उसके दो कंपोनेंट्स बेसिकली हम कंसीडर करते हैं। एक हो जाता है, जैसे मान लीजिए ये पाथ है, एक होता है इस पाथ के टेंजेंट के अलोंग, जिसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, और दूसरा जो होगा इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसको कि हम नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलेंगे, है ना। और जो नेट एक्सेलरेशन होगा इन्हीं दोनों का वेक्टर सम होगा। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी इस बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय यूज कर चुके हैं, तो यहाँ भी हम लोग देखिए यही यूज करने वाले हैं। ठीक, अब थोड़ा समझो। दूसरा देखो क्या है कि जब हमारा ये बॉल इधर मूव कर रहा है तो मूव करते समय इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है mg और एक फोर्स लग रहा है इधर टेंशन। ठीक है, मैंने अपने बॉल को कह दिया सिस्टम। अब सिस्टम पे हमारे पास दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक हो गया टेंशन। टेंशन हमेशा इसके पाथ के नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट करेगा, है ना। जैसे यहाँ देखिए, अगर ये पाथ है तो ये इधर की तरफ इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, क्योंकि हम लोग ये पढ़े हैं कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है उसके पाथ के टेंजेंट के अलोंग एक्ट करता है। तो ये देखिए, अब ये सोचो कि ये टेंशन और ये वेलोसिटी चूँकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो आप ये कहोगे कि टेंशन इस पर किसी तरह का कोई वर्क नहीं करेगा। अब सोचो, हमने सिस्टम मान लिया था स्फीयर को, उस पर लग रहे थे दो फोर्स, एक था टेंशन और एक था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है, वही सिर्फ वर्क कर रहा है, टेंशन का कोई इफेक्ट ही नहीं है।
तब हम लोग ये कहेंगे कि इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, है ना। हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब भी किसी सिस्टम में केवल कंजर्वेटिव फोर्स लगे तो उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। तो इस पर्पज मतलब इस जो है प्रिंसिपल को यूज करके हम ये वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक रेसिपी तैयार हो गया, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो मैं दोबारा से पिक्चर बनाऊं। अभी क्या है, ये वर्टिकल है और ये है अपना स्फीयर, जो वर्टिकल से थीटा एंगल यहाँ पर बना लिया। और चूंकि इसका पाथ एक सर्कुलर पाथ होगा, तो अभी हमने देखिए ये सर्कुलर पाथ हमको नोन है, हमको पता है कि भाई इसी डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब कि मैं ये फंडा लगा सकता हूँ। अब सोचो जरा, अब सोचो कि हमारा बॉल जो था वो बेसिकली यहाँ पे था। मैं मान लेता हूँ स्ट्रिंग का लेंथ जो है L है, इसका मास हमको ऑलरेडी पता है कि M है ना। ठीक, तो बताइए यहाँ पे टोटल, मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ कि यहाँ से जब वो यहाँ पर आएगा तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। चलिए यहाँ आप ऐसा करो, ये ले लो रेफरेंस लेवल, तो इसका हाइट रेफरेंस लेवल से बिल्कुल जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी UI जीरो हो गया। अब आप यहाँ से रिलीज किए हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी आपका जीरो हो गया, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली ये जीरो हो गया। अब सोचो कि जब तुम्हारा बॉल यहाँ पहुँच चुका है तो ये हाइट तो आप निकाल ही सकते हैं, है ना। ये आपका L है, ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका L cos थीटा। ये आप ट्रायंगल ऐसे देख सकते हो। ठीक, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी v है। यहाँ फाइनल एनर्जी जो होना चाहिए वो होना चाहिए हाफ mv²। ठीक, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होगा क्योंकि रेफरेंस लेवल से नीचे जा रहा है हमारा बॉडी, तो ये हो जाएगा mg और h के जगह पे आप लिखोगे L cos थीटा। और हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, तो EI और EF दोनों बराबर होंगे और ये तो जीरो के बराबर है, तो मैं यहाँ इक्वेट कर देता हूँ जीरो से। हाफ mv² माइनस mgL cos थीटा हो गया। m देखो बेटा कट गया और यहाँ से तुम्हारा आएगा v² इक्वल्स टू 2gL cos थीटा। एक रिलेशन यहाँ पर निकल गया। अब जरा सोचो कि जैसे ही मेरा बॉडी यहाँ पहुँचा था उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे थे। एक तो नीचे की तरफ लगेगा mg, ठीक है, एक लगेगा इधर टेंशन। वेरी गुड, हमको निकालना है टोटल एक्सेलरेशन पहले। तो ये जरा सोचो कि इस mg का इधर की तरफ कंपोनेंट जो हो जाएगा वो mg cos थीटा हो जाएगा और इस सर्कल के टेंजेंट के अलोंग जो कंपोनेंट हो जाएगा वो mg sin थीटा हो जाएगा। अगर आपने इसमें m से डिवाइड कर दिया तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ से निकल जाएगा और वो हो जाएगा g sin थीटा। ठीक है, दूसरी बात, अभी मेरा पार्टिकल चूंकि सर्कुलर पाथ पे है, तो जब यहाँ पर आएगा तो इसमें नेट इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए और वो कितने के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा T माइनस ये mg cos थीटा, mg cos थीटा, और है ना इसको हम mv²/L से ऐसे इक्वेट कर सकते हैं। ये हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि इधर की तरफ जो नेट हमारे पास फोर्स है वो इतना है। इसमें मैं अगर m से डिवाइड कर दूं तो इस डायरेक्शन में जो नेट एक्सेलरेशन है वो निकल जाएगा। अभी आप AC कह दो या सिंपली आप AN कह दो, ये हो जाएगा आपका v² अपॉन
एल के बराबर। ठीक है, अभी देखिए हम फिर से वही फंडे पे पहुंच गए हैं। हमने क्या किया कि पथ के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर, है ना, दोनों डायरेक्शन में अपने पार्टिकल पे लगने वाले एक्सेलरेशन को निकाल लिया है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे नेट एक्सेलरेशन मिल जाए तो मैं इन दोनों का वेक्टर सम कर दूंगा। तो देखो अब वेक्टर सम करने के बाद हमको क्या क्या मिलता है। यहां देखिए, नेट एक्सेलरेशन ए टी कह दो, मतलब टोटल कह लो, ये बेसिकली हो जाएगा ए स्मॉल टी का स्क्वायर प्लस ए सी कहिए चाहे एन कहिए, मैं एन ही कह रहा हूं, है ना, का स्क्वायर का रूट। अच्छा जी, यहाँ पे जरा देखो ए टी कितना था, ए टी था जी साइन थीटा, है ना, निकाल लिए थे हम लोग, इसका स्क्वायर। और ए एन कितना था, ए एन था वी स्क्वायर बाई एल। और यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं, देखिए वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2g एल कॉस थीटा। तो एल को मैं इधर कर दूं तो यहाँ बचेगा 2g कॉस थीटा, है ना, 2g कॉस थीटा का स्क्वायर करना है फिर हमको। तो यहाँ हो गया 2g कॉस थीटा का स्क्वायर। अब आप खुद सोचिए कि g स्क्वायर तो आपका मतलब बाहर निकल जाएगा g बन करके, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कुल मिलाकर के हमारा हो गया g अंडर रूट, है ना, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो टोटल टेंशन हमको निकल गया, सॉरी टोटल एक्सेलरेशन निकल गया। अच्छा, अब टेंशन निकालना है तो बेटा हमने पहले ही लिख रखा है t माइनस एम जी कॉस एल्फा, सॉरी कॉस थीटा ना, कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई एल। तो t जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। और अभी अभी वी स्क्वायर का फार्मूला जो था ये क्या था, मतलब रिलेशन क्या निकला था, वो निकला था आपका, वो निकला था 2gl कॉस थीटा। तो यहाँ ये l मेरे ख्याल से कट गया, ये आ गया आपका 3mg कॉस थीटा, है ना। यहाँ देखो 2mg कॉस थीटा है, पहले से mg कॉस थीटा है, तो मेरे लिए ये टेंशन निकल गया। तो पहला पार्ट हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। इसमें हमने क्या क्या फंडे लगाए, पहला लगाया सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट, दूसरा लगाया एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, है ना, और बाकी मैकेनिक्स के मदद से इक्वेशंस लिखा और सॉल्व कर दिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये कहता है फाइंड द थ्रेड टेंशन एट द मोमेंट व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्फीयर्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम। बहुत बढ़िया, ये तो और भी आसान है। देखो कैसे, मैं जरा पिक्चर बना लूं पहले, उसके बाद बताता हूं कि ये कैसे आसान है। एकदम से आसान है। देखिए यहाँ पे आपने कहा कि ये वेलोसिटी v है और v की वैल्यू आपने निकाल लिया था, आपने इसको थीटा माना था, आपने इसको l माना था, इसका मास m है, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gl कॉस थीटा, ये हमारा ऑलरेडी निकल चुका था। अच्छा, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ये सर्कल के टेंजेंट के अलोंग है, और हमसे कहा जा रहा है कि इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट का मैक्सिमम वैल्यू जब होता है उस वक्त थ्रेड कितना, टेंशन कितना है। तो भैया इसका इधर की तरफ कंपोनेंट निकालूंगा मैं, देखिए कितना आता है। ये थीटा है आपका, अगर आप इसको ऐसे बढ़ा देते तो ये हो जाता थीटा, इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका भी साइन थीटा, है ना। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो हो गया ये इतना हो गया। हमको क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। ध्यान दो, हमको इसको मैक्सिमाइज करना है, और उस मोमेंट पे अगर मुझे टेंशन निकालना है तो मैं ऐसे लिखूंगा टी माइनस कितना था, नहीं एक साथ मेरे ख्याल से पहले हम लोग निकाल चुके हैं, अभी हम लोग टेंशन निकाल चुके हैं। टेंशन टी इक्वल्स टू 3mg कॉस थीटा निकाल चुके हैं। तो अगर वी वाई जब मैक्सिमम होता है
उस वक्त थीटा की वैल्यू कितना है वो निकल जाए तो हमारे लिए ये टी भी निकल जाएगा। ठीक, चलिए तो मैक्सिमाइज करता हूं मैं। अगर मैं कहूं कि भी वाई को मैक्सिमाइज ना करके मैं भी वाई स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर दूं, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। चलिए तो भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इतना। ठीक है, अब आप कहोगे ऐसा क्यों किया, तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं सिंपली भी वाई को डिफ्रेंशिएट करके मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता तो रूट आता वहाँ पर, और रूट थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता कैलकुलेशन में। अब देखिए तो यहाँ अभी हमने लिखा है 2gl cos थीटा, ठीक है इतना, और ये साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप एफ ऑफ थीटा कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और जीरो से इक्वेट करेंगे। तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया एफ डैश ऑफ थीटा इक्वल्स टू, अब जरा सोचना 2gl और इसको दो फंक्शन का प्रोडक्ट मान करके और इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, अच्छा डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, है ना, तो माइनस साइन क्यूब थीटा ऐसे आ गया। फिर देखिए उसके बाद क्या करना है हमको, फिर हो जाएगा प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। अब इसको तो आपको जीरो से इक्वेट कर देना है, आपने जीरो से इक्वेट कर दिया। देखो इसमें से साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, तो तुम्हारा बेटा इतना आएगा, यहाँ पे आपने जीरो कर दिया है। अच्छा थीटा जीरो नहीं है, थीटा पाई नहीं है, थीटा जो भी होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा। इसका मतलब कि साइन थीटा का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। इट मीन्स कि मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर सकता हूँ। और ध्यान दो मैं कितना डिटेल में कर रहा हूँ। तो यहाँ जब आप ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साथ, ट्रांसपोज करके जीरो कर दिया, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। और इस तरीके से मैं इसको जो है, चूँकि कॉस थीटा चाहिए हमको, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है मेरे पास, ओपन किया मैंने, तो -1 प्लस ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ से बेटा आपका आ गया कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। आप माइनस नहीं ले सकते क्योंकि माइनस होने के लिए थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ हमने देखा कि थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो प्लस हो गया। तो आपका जो टेंशन आना था, टेंशन जिस वक्त स्फीयर की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम है, वो आराम से आ गया। यहाँ रख दो वैल्यू, टेंशन T इक्वल्स टू 3 mg और ये 1/√3, फटाफट से कट जाएगा, आपका टेंशन आएगा T इक्वल्स टू √3 mg। तो यहाँ तक तो हमको लगता है कि अभी तक हमने आपको जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं उससे आप स्मार्ट बन चुके होंगे। तो यहाँ तक आप सबने कर लिया होगा, मतलब बिना मेरे हेल्प के। जो हमने शुरू में कहा था कि जो थर्ड पार्ट है, उस थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। अब दोनों जनरली क्या हो जाता है कि एक में मिक्स हो जाता है। तो अभी हम थर्ड पार्ट पे पहुंच रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। थर्ड पार्ट देखो, कहता है द एंगल थीटा बिटवीन द थ्रेड एंड वर्टिकल एट द मोमेंट व्हेन द टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द स्फीयर इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली। तो हमने कहा था आपको कि हम 2 मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 कहता है हमारा कि देखो अभी तक तो तुम ये मान के आए हो, मतलब ये करते आए हो कि चूंकि हमारे पार्टिकल का पाथ नोन है, तो मैं उसके एक्सेलरेशन को उसके टैंजेंट के अलॉन्ग, मतलब पाथ के टैंजेंट के अलॉन्ग और उसके परपेंडिकुलर, है ना,
दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करके और इसको डिस्कस कर सकता हूँ। तो क्यों ना मैं यही काम करूँ। तो देखिए यहाँ पे अब इस मेथड में क्या क्या होने वाला है। ये आपका वर्टिकल था और ये मान लीजिए कि यही एंगल थीटा है ना। अब यहाँ सोचो m मास है इसका और हम लोग जानते हैं कि ये अभी सर्कल में चल रहा है। एक बेटा इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना, अभी पढ़ा आपने, जी साइन थीटा, बहुत अच्छा। और इस डायरेक्शन में कितना होगा एक्सेलरेशन, v स्क्वायर बाई एल, एल इसका लेंथ है। यहाँ देखो इस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन हो गया v स्क्वायर बाई एल। और टेंशन वेंशन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि सबका इफेक्टिव है ना जो वैल्यू है फोर्स का इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा और वो एम वी स्क्वायर बाई एल होता है। तो उसी से हमने निकाल लिया। अब बताइए अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से ऐसे मैंने एक लाइन बना दिया और ये एंगल हो गया थीटा, तो कोई गलती नहीं होगी। बहुत अच्छा। इस लाइन को मैंने ऐसे आगे बढ़ा दिया, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। ये एंगल मैंने 90 माइनस थीटा कर दिया, बेटा यहाँ भी कोई गलती नहीं है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब अगर मेरा टोटल एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली डायरेक्टेड है, इसका मतलब कि इसका कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट इधर, दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन इसका कंपोनेंट इधर और इसका कंपोनेंट इधर एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो v स्क्वायर बाई एल का इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा v स्क्वायर बाई एल cos थीटा एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, यहाँ देखो g साइन थीटा का, है ना, ऐसे कंपोनेंट, तो g साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये भी बेटा साइन थीटा हो गया। अच्छा v स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, अभी लिखा है आपने 2gl cos थीटा, पहले से था आपके पास, देखिए cos थीटा, है ना। तो ये आपका जो आ गया, ये आ गया आपका कितना आ गया, 2gl cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू g साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या g और g कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया। अच्छा l भी था यहाँ पे, l भी नहीं था, है ना। तो ये देखिए हमारे पास आ गया tan स्क्वायर थीटा, मैं इसको इधर कर देता हूँ, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, या कहो tan थीटा इक्वल्स टू √2। माइनस साइन नहीं लेंगे हम लोग क्योंकि एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये पॉजिटिव होगा। अच्छा इतना जैसे निकल गया, ठीक है। अब अगर मुझे जैसे आपके इस बुक में कॉस के फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो तो आप जानते ही हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि एंगल है, तो एंगल तो 90 डिग्री से कम ही है, तो मैं ट्रायंगल बना दूं, ये थीटा हो गया, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा इतने का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा √3। तो यहाँ से बेटा आपका कॉस थीटा जो है 1/√3 हो गया। तो आप या तो ये आंसर लिख लो या तो ये आंसर लिख लो, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ देखना कन्फ्यूजन कहाँ आएगा। कोई कहेगा कि सर हमने इधर पहले से ही mg लिया था और उसी का कंपोनेंट था g साइन थीटा, फिर से आपने इधर कंपोनेंट निकाल लिया, तो g साइन थीटा के बजाय वापस इधर से g ही हो जाना चाहिए। यहीं पे कंफ्यूजन है, यहीं गड़बड़ है। देखो हमने इस वेक्टर का इधर कंपोनेंट लिया था, फिर इस कंपोनेंट का कंपोनेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहना है और यहाँ पे कंफ्यूजन होता ही होता है। दूसरा देखिए, दूसरा मैं मेथड कैसे इसको कह सकता हूँ, मैं कहूँगा देखो यार, जो हमने अभी ये कहा कि चूँकि पाथ नोन है, तो मैं अपने बॉडी के एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल और नॉर्मल दो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट में, है ना, तोड़ दे रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं अपना बिल्कुल पुराने वाले तरीके पे पहुँचता हूँ। पुराना वाला तरीका क्या होना चाहिए था, ये देखिए, ये आपका मास है m, इधर की तरफ वेट लगा इसका mg, ये बेटा थीटा है, इधर की तरफ आपका अभी केवल टेंशन लग रहा है, नोट करो, है ना, ये टेंशन लग रहा है। अब इस बॉडी पर
केवल और केवल यही दो फोर्स लग रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे बॉडी पर इस मोमेंट पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन केवल हॉरिजॉन्टल में है, इसका मतलब यह है कि इस डायरेक्शन में टेंशन का कंपोनेंट टी कॉस थीटा mg को बैलेंस कर देगा। तो यहाँ हो जाएगा टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg, और टी अभी आपने देखिए पढ़ा ही है, मेरे ख्याल से √3 आया था आपका, √3 mg आया था, ये cos थीटा इक्वल्स टू mg। तो यहाँ सीधा आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो दोनों अप्रोच को बिल्कुल अलग अलग रखना है, मिक्स नहीं करना है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हम शुरू से अपने पाथ के टैंजेंट के अलोंग एक एक्सेलरेशन लिए थे और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लिए थे। इन्हीं दोनों का कंपोनेंट वगैरह निकाल करके हमने ये काम किया है। यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने ये अप्रोच ही बिल्कुल छोड़ दिया। हमने कहा कि देखो यार, किसी मोमेंट पर अगर मास का नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो इस पे जो एक्चुअल जो फोर्सेज लग रहे हैं उनका कंपोनेंट लेंगे हम। यहाँ पे क्या लिया था, देखिए यहाँ पे हमने जो है नेट रिजल्टेंट लिया था यहाँ पे, जो कि टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर ना, यहाँ से आया था ये। तो ये दोनों बिल्कुल अलग रखना। अगर तुम कंफर्टेबल पाते हो तो इससे सॉल्व करो या फिर इससे सॉल्व करो, लेकिन दोनों अप्रोच को एक साथ मिक्स नहीं करना है।